हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम। आज मैं अपने दरवाजे पर ही हूँ। तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। थोड़ा सा परेशानी है। आवाज़ भी आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से कुछ ठंडे का असर हो गया, जिस वजह से कहीं आना जाना मुश्किल बना हुआ है। इसलिए कोई वीडियो वगैरह यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश भी है और आवाज़ भी काफ़ी भारी है। खांसी वगैरह काफ़ी हो रही है। तो आज मुलाकात के लिए यहाँ पर हमारे आफू भाई भी आए हुए हैं। आफू भाई हमारे मौजूद हैं हमारे साथ दरवाजे पर। और अभी 4 दिनों से हम लोग ट्रेंड चला रहे थे, तेजस्वी झुकेगा नहीं, ट्विटर पे, जो कि ट्रेंड काफ़ी आगे बढ़ा और टॉप पर गया। ट्रेंड ट्विटर पे टॉप पर चल रहा था ट्रेंड हमारा। और उस ट्रेंड में बढ़ चढ़ कर आप लोग हिस्सा लें और लगातार लेते रहें, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है अभी, और जिस तरह से हमारे आदरणीय लालू यादव जी को, मीसा भारती जी को और तेजस्वी यादव जी को और जो भी हमारे राजद के नेता हैं, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अबू दुजाना जी के घर पर जाके उनके जहाँ कौन शौचालय की टंकी को खुदाई किया गया, इस तरह का बहुत सारा है। अब तेजस्वी यादव जी की पत्नी से 15-16 घंटे की लगातार पूछताछ की गई। तो ये बिल्कुल दर्शाता है कि ये जो भाजपा है, ये बिल्कुल बदला लेने पर उतरी हुई है। किसी तरह से वो नीतीश जी को तोड़ना चाहती है, उनको डराना धमकाना चाहती है। और ये जो सामाजिक एकरूपता बनी है, अभी सामाजिक न्याय की जो सरकार बनी है, दोनों लोग मिले हुए हैं, मिलकर समाजवाद के परचम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से कुछ घबराहट है। तो इसी सब विषय पर हमने सोचा कि कुछ 1-2 बात आफू बाबू से किया जाए, जो कि बिहार प्रदेश के लीडर हैं, युवा राजद के कारी शोएब साहब, जो कि MLC हैं और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी बनाए गए हैं। तो उनसे हमने सोचा कि कुछ बात किया जाए इस मौजू पर। और बता दूं कि कारी शोएब साहब अभी जुबैल जा चुके हैं, सऊदी अरब। आज की उनकी फ़्लाइट है, सऊदी अरब जुबैल जा रहे हैं। वो वहाँ कुछ प्रोग्राम है, मुशायरा वगैरह है, वहाँ वो चीफ गेस्ट हैं। एज ए चीफ गेस्ट वो वहाँ गए हैं। ये बड़ी ऑनर की बात है, बहुत बड़ा सम्मान है हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष युवा राजद के, वो जा रहे हैं। तो ये सम्मान हम लोगों के लिए है। हम लोगों ने जितनी मेहनत की है पार्टी के लिए और जितना वो करते हैं, काबिल तारीफ़ है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बैठकर अभी हम लोग चाय पी रहे थे। आप देखिए, चाय वाय पिए हैं। जबकि आफू बाबू को डायबिटीज़ का भी शिकायत हो गया है, फिर भी इनको मीठा चाय पिलवाना पड़ा है। तो आफू बाबू से कुछ बात करना चाहेंगे हम यहाँ पर। कुछ एक तो बात है जो पूछना भी चाहेंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आफू बाबू। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कारी शोएब साहब तो अब अल्पसंख्यक आयोग, वो जो समिति बनी है अल्पसंख्यक समिति, उसके अध्यक्ष ही बनाए गए हैं। तो कारी साहब से क्या कुछ हम उम्मीद रखें बिहार में काम का, और अल्पसंख्यकों के भलाई के लिए क्या कुछ वो योजना तैयार कर रहे हैं और इस पर अग्रसर हो रहे हैं? सबसे पहली बात तो है कि आपके यूट्यूब चैनल का स्वागत है। जैसा कि आपने लगातार देखा है कि विधान परिषद में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष MLC साहब ने लगातार इश्यूज़ को वो उठा रहे हैं और मजबूत तरीके से उठा रहे हैं। एक दिन वो हज भवन से भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो देखे थे, उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि अल्पसंख्यक आयोग में लूट मचा है। उन्होंने सारे रिकॉर्ड को मांगा है, शायद वो लोग नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि जो वक्फ की जो ज़मीन है, इसमें काफ़ी लूट मचा है। और अभी सर तो नए बने हैं, लेकिन काफ़ी मजबूती से आम आवाम को मैं यही कहूँगा, आप उम्मीद रखिए कि अल्पसंख्यक के जो भी काम है, अल्पसंख्यक ही नहीं, जो भी सामाजिक न्याय के लोग हैं और जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोग हैं, उनके लिए हमेशा हमारी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हो, या हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हो, या हमारे अध्यक्ष कारी शोएब साहब हो, उसी के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित अभी तो 4-5-6 महीना उनको हुआ ही है, तो आप एकदम निश्चित रहिए कि काम होगा और बहुत बेहतर तरीके से होगा। अब तो अभी तक वो सबका रिव्यू कर रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं। अब जैसे जो फैसला होगा आवाम के हक में होगा,
इसलिए वो लगे हुए हैं इसमें। तो अभी आप सुन रहे थे कि जितनी भी कमेटी वगैरह है या जो भी मतलब अल्पसंख्यक का जो भी चीज़ है उसके रिव्यू अभी कर रहे हैं कारी साहब, जब से वो समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं उसके बाद से। और अभी कारी शोएब साहब गए हुए हैं जुबैल, इस पर भी कुछ चर्चा हम करेंगे कि आफा बाबू, कारी साहब जो जुबैल गए हैं इस पर भी कुछ रोशनी डालिए कि जुबैल वो गए हैं किस प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम कब है और कहाँ हो रहा है, किन जरियों से किन जरायों से इनका जाना हुआ है, और ऐसी कौन सी खास बात है उस प्रोग्राम की। जी, कारी साहब जा रहे हैं, यही सामाजिक न्याय की ताकत है और लालू यादव की ताकत है, जो समाज के अंतिम पैदान पर बैठा व्यक्ति उसको आगे बढ़ाने की जो उनकी सोच थी, उसमें एक कारी साहब भी हैं जो एक साधारण फैमिली से आने वाले, जिन्होंने मदरसा के हॉस्टल में रह के तालीम हासिल किया हो और उन्होंने इतनी मेहनत की। ये राष्ट्रीय जनता दल की ताकत है और लालू यादव का भरोसा है कि वो जो अंतिम लोगों पर भरोसा करते हैं, इन्हीं की देन है कि आज इतना नाम उन्होंने किया है और काफ़ी मेहनत उन्होंने संगठन के लिए किया है। बिहार अंजुमन एक संस्था है जो पूरे बिहार में गरीब बच्चों के लिए काम करती है। बिहार अंजुमन, जैसे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल में पारा मेडिकल्स हो, जिसके रूहे रवा शकील साहब है, इंजीनियर जो भिरोखरा के हैं, और उसी के ज्वेल चैप्टर के जो सदर हैं हमारे शाहपुर बघौनी के मास्टर अब्दुल बारिक साहब के जो सबसे छोटे साहबजादे हैं मोहम्मद अंजार आलम, यहाँ उनको चांद बाबू के नाम से लोग जानते हैं। जी जी। तो उन लोगों ने वहाँ अरेंज किया है आलमी मुशायरा, उसी में इनको चीफ गेस्ट बनाया गया है। इसी पर्पज से वो वहाँ जा रहे हैं। और चूंकि समाज के अंतिम पैदान पर बैठे लोगों की मदद बिहार अंजुमन भी करती है, जो 2009 से ये संस्था बिहार के अंदर बिहार अंजुमन के नाम से, रहबर कोचिंग के नाम से, बनात मदरसों के नाम से, आपको रहबर ITI के नाम से लगातार काम कर रही है, जो गरीब बच्चों को जैसे इंजीनियर बनाना है, अभी 2 साल से पारा मेडिकल्स के भी कोर्स करा रहे हैं। तो ये बिहार अंजुमन के तरफ से ये गेस्ट हैं। और चूंकि ये सामाजिक काम है और बिहार अंजुमन ने पूरे बिहार में लगभग 30-32 जगह इनका कोचिंग सेंटर चलता है। एक जगह शाहपुर बघौनी में ITI है, रहीमाबाद में रहबर बनात मदरसा है, एक आपको बहराम दरभंगा में बनात इंग्लिशवा तालीम चल रहा है। तो चूंकि बहुत जिद की वजह से, चूंकि सामाजिक काम है और ये संस्था बहुत बढ़ चढ़ के बिहार के तरक्की के लिए सोचता है, इसलिए उन्होंने बहुत कीमती वक्त निकाल के उन्होंने ज़रूरी समझा कि वहाँ जाना चाहिए। इस वजह से वहाँ वो जा रहे हैं। और वहाँ जो बिहार झारखंड के जो लोग वहाँ रहते हैं गल्फ में, उनसे ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और अब बढ़ चढ़ के इसमें मदद कीजिए गरीब बच्चों का। और सबसे बड़ी बात है बिहार अंजुमन की, इसमें कोई ज़ात बिरादरी का कैद नहीं है, हिंदू हो मुस्लिम हो, जो गरीब बच्चे हैं। क्योंकि बिहार अंजुमन का सोच है कि जब तक समाज के निचले तबके तक को इल्म से नहीं जोड़ा जाएगा और उनको रोजगार से नहीं जोड़ा जाएगा, तो उसके घर का तरक्की नहीं होगा, उसके गांव का तरक्की नहीं होगा, उसके ज़िला का तरक्की नहीं होगा, और जब उसके ज़िला का तरक्की नहीं होगा तो प्रदेश का भी तरक्की नहीं होगा। इसलिए बिहार अंजुमन का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं भी 2009 से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। अब बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि कारी साहब प्रोग्राम बहुत सफल रहेगा। और वहाँ के लोगों को वो ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि बिहार सरकार भी आपके लिए खड़ी है, आप जैसा मदद चाहते हैं। तो हमें लगता है कि ये बात वहाँ बिहार अंजुमन वालों से बात होकर और बिहार सरकार और बिहार अंजुमन कदम से कदम मिलाकर अपने समाज के को अच्छा बनाने के लिए, तालीम से जोड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि सीधे माने आप मैट्रिक कीजिए और बिहार अंजुमन का जो फोकस है कि बच्चों को डिप्लोमा इंजीनियरिंग करा जाए, उसके बाद ITI कर ले। जब उस बच्चा डिप्लोमा इंजीनियरिंग करेगा तो समाज अपने घर के छोटे छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाएंगे। यही सोच है बिहार अंजुमन का और बिहार अंजुमन इसमें बहुत सफल है। मैं खुद जानता हूँ, मैं यहाँ बहुत दिनों तक बिहार अंजुमन को यहाँ मैं देख रेख करता था। आज भी मैं उस कमेटी में शामिल हूँ। बहुत सारे लोग, लगभग हमको लगता है 250 से 300 बच्चे इस इतराफ के जो समस्तीपुर के हैं, वो इंजीनियरिंग करके बड़े बड़े जगहों पर नौकरी करते हैं और अच्छे सैलरी कमाते हैं। और इसमें हमारे हमवतन भाइयों के भी बच्चे हैं जो भी पढ़ के इससे निकले हैं। यही पर्पस है जो अपना इतने बिजी शेड्यूल को छोड़ के सिर्फ समाज के लिए जो ये अंजुमन काम करती है। इस वजह से वहाँ वो अंजार आलम साहब के बुलाने पर, जो ज्वेल चैप्टर के सदर हैं, उसी में ये भी गेस्ट हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब भी हैं और अभी जो राजद के प्रखर प्रवक्ता मनोज कुमार झा जी भी हैं। ये 3 लोग वहाँ इसी कार्यक्रम से वहाँ वो गए हैं, जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना अभी कि मनोज कुमार झा जी भी हैं वहाँ पर,
तो काफ़ी नज़दीकी है मनोज झा से अंजार शाह का। अंजार शाह हमारे शाहपुर बखौनी के ही रहने वाले हैं, अंजार आलम, और जुबैल के साबिक में वो बहुत ज़माने से रह रहे हैं और बहुत सारा मुशायरा वगैरह वो करा चुके हैं पहले भी। और मैं भी बहुत साल पहले वहाँ पर जब था तो मैंने भी कई फिल्मी हस्तियों से बात हमारी हुई। शत्रुघ्न सिन्हा से मुलाकात है हमारी, और कई सारे शायर जैसे इमरान प्रतापगढ़ी वगैरह भी वहाँ कई बार जा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े शायर लोग वहाँ आते हैं। मंजर भोपाली साहब से मेरी मुलाकात है वहाँ पर। तो इस सब तरह के नेता काफ़ी हैं। तेजस्वी यादव जी भी वहाँ आए हुए हैं जब मैं वहाँ था। तो काफ़ी नेता लोग वहाँ आते रहते हैं। तो अंजार साहब का भी काफ़ी अच्छा है और वो लगे रहते हैं। बात सही आपने कही है कि बराबर वो हर जगह जो भी फलाह बहबूद का काम है समाज के फलाह के लिए, तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़े बड़े नेताओं से ताल्लुकात उनके हैं ही। और चूँकि बहुत पुराने हैं वहाँ, सऊदी वगैरह गल्फ़ में कहीं पर भी किसी तरह कोई बात हो जाती है तो मदद के लिए खड़े रहते हैं। बहुत सारी मिसालें हैं इस तरह की, जब उन्होंने गरीबों के लिए या जो हमारे यहाँ के लोग फंसे हुए थे वहाँ लॉकडाउन वगैरह में, तो उन्हें चार्टर प्लेन वगैरह करके वहाँ से लोगों को भेजा था। तो इन सब तरह का काम उन्होंने किया है और करते रह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। तो कारी साहब का आने का प्रोग्राम है बाबू, कब तक का होगा, वो कब तक यहाँ फिर आएंगे? चूँकि कुछ काम हम लोगों को भी है, कारी साहब से मिलना है। और वो जो किसी मुद्दे को लेकर पटना में कोई प्रोग्राम था, तो कारी साहब का एक आया था इंटरव्यू वगैरह मैंने सुना था, इसमें वो कह रहे थे कौन सा मदरसा है, शमशुल हुदा, उसमें भी कुछ मामला है। क्या मामला था उसको भी थोड़ा सा वाज़ेह कीजिए। जी, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मेरे पास। हमने भी सोशल मीडिया पर ही देखा और विधान परिषद में उन्होंने इस मजबूती से इन मुद्दों को उठाया है, काबिले तारीफ है। और मुझे आने का एग्जैक्ट पता नहीं है। नहीं, मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह है कि जो बिहार के मदरसे हैं जिस पर मतलब जांच होनी है या उसका ये देना है, और सारे मदरसों का जो है वो मतलब बंद कर दिया गया है, टीचरों की सैलरी वगैरह या नियुक्ति बंद कर दी गई है, शायद इसी सिलसिले में था। तो शायद कारी साहब ने ये कहा था कि जो भी मतलब जांच के दायरे वाले हैं उनका जांच होना चाहिए, जो जांच के दायरे से बाहर हैं, ऑलरेडी पुराने हैं और चल रहे हैं, तो उनका सैलरी वगैरह रिलीज होना चाहिए और वहाँ नियुक्ति वगैरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने विधानसभा में मजबूती से कहा था कि चूंकि सामने रमजान आने वाला है और सबसे अच्छी बात है कि सामने जो बिहार सरकार के बॉस हैं माननीय नीतीश कुमार जी बैठे थे और वहां पे उन्होंने अपनी बातों को मजबूती से उठाकर जो किया काफी काबिले तारीफ है। और उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, लेकिन चूंकि उस विभाग के जो अधिकारी लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को तनख्वाह मिले। तो काफ़ी उन्होंने मजबूती से मदरसों के शिक्षकों के लिए, सिर्फ मदरसा के लिए ही नहीं, जो इश्यूज इनके पास जाएगा, चूंकि इनको हाउस का नॉलेज नहीं है, संगठन करता है, ये संगठन चलाए, तो इन्होंने लगातार मजबूती से इसलिए काम किया कि उनका एक ही एम आज भी है कि हमको माननीय नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इस मजबूती से वो काम करते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने काम इतना अच्छा किया संगठन के लिए कि शायद अब तक आरजेडी के इतिहास में कोई यूथ अध्यक्ष ऐसा नहीं हुआ जो इतना काम करने वाला आदमी हो। और हम लोग को भी बराबर, अगर हम लोग कोई बात करते हैं किसी के लिए तो बोलते हैं कि यार लालू यादव को देखो ना, पार्टी के लिए काम करो, संगठन के लिए काम करो, कौन इज्जत देता है नहीं देता है उसको नहीं देखना है, एक एम रखना है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तो असल मिशन उनका है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन हाउस का जानकारी बहुत ज्यादा अभी उनको नहीं है, वो अच्छे अच्छे लोगों से उसकी जानकारी लेते हैं और जो भी समस्या आएंगे, या संस्कृत बोर्ड का भी समस्या आएगा तो उसको ही मजबूती से उठाएंगे, या हाई स्कूल का हो या कि कोई भी हो उसको उठाएंगे। चूंकि मदरसे का उनका मिले तो अभी मदरसे का वो उठाए हैं, अब संस्कृत बोर्ड का आएगा तो उसका भी उठाएंगे। और मैं उनको फिर से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस तरह से आवाज उठाना सदन के अंदर, सामने मुख्यमंत्री के सामने, और मुख्यमंत्री भी अंदर से शायद खुश से होंगे कि इस तरह का नौजवान आदमी जो बातों को रखता हो। तो हमको लगता है ये लोकतंत्र के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, और यूथ लोग जो राजनीति करते हैं कि, और ये आरजेडी में ही हो सकता है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो इसका फल मिलेगा। जिसका जीता जागता निशानी आपको हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कारी शोएब साहब, खाकसार आदमी है, आज भी किराए के मकान में मुजफ्फरपुर में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि किराए के मकान में रहते हैं और इतना उन्होंने अपने आप को दल के लिए समर्पित कर दिया है। और वो लगातार सामाजिक न्याय का जहां मामला उठेगा, गरीब गुरबा का, उसके लिए वो
खड़े रहेंगे और एक मिसाल है हमारे यूथ के लिए, ये बड़ी बात है। तो अभी आपने ये सुना खलील शोएब साहब के बारे में, और अभी जिस तरह का ईडी का छापा पड़ रहा है और जिस तरह से सीबीआई और ये लोग परेशान कर रही है हमारे दल के नेताओं को, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार प्रदेश के हमारे नेता हैं आफू बाबू, बिहार प्रदेश सचिव हैं युवा राजद में, तो इनसे ये पूछना लाजिम है कि अभी जो ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके पहले भी घटना हुई थी जब आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई थी, तो समस्तीपुर जिला से मैंने आपको दिखाया था अपने वीडियो में, और हजार की संख्या में लोग आए थे और काफ़ी हंगामा हुआ था और उस पर माफ़ी मांगने के लिए कहा गया था। फिर पटना का भी मामला हुआ था। तो इस मुद्दे पर हम पूछना चाहेंगे आफू बाबू से कि नेताजी आप ये बताइए कि ये जो ईडी का छापामारी अभी शुरू हो गया है अचानक से, तो सरकार तो बने हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो 1 साल से ज़्यादा सरकार बने हो गया, तो फिर ये तब से क्यों नहीं शुरू हुआ जो अब से शुरू हुआ है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? और फिर तेजस्वी यादव जी का मान लिया जाए कि उसमें मामलात है या कुछ भी है, उनके ऊपर आरोप था, लेकिन उनकी पत्नी, उनकी शादी तो अभी हुई है हाल फिलहाल में, तो उनकी पत्नी को इस तरह से उनको पूछना या उनको प्रताड़ित करना या फिर 15-15 घंटे तक उनसे सवाल करना, लालू यादव जी बीमार चल रहे हैं, राबड़ी देवी जी की भी सेहत ठीक नहीं रहता है और स्वस्थ रह रही हैं, फिर भी उनसे इस तरह का पूछताछ करना कहाँ तक उचित है, और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा कि आपने हमारे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री नौजवान दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी का आपने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, उन्होंने काफ़ी विस्तार पूर्वक इस छापेमारी के बारे में बताया। हमको लगता है उनसे बेहतर हम नहीं बता सकते हैं जो उन्होंने बताया आवाम को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि जब तक सामाजिक न्याय के लोग एक होते हैं, और जैसे आप भी हैं, हम लोग भी हैं, अगर सामाजिक न्याय के लिए आप खड़े होंगे तो इस तरह के जो ताकतें हैं वो रोकने की कोशिश करती है। जैसा कि हमारे नेता ने बताया कि कुछ नहीं मिला, अगर हम अपना जारी कर देंगे जो हमने साइन किया है तो ये लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। आपको याद होगा 2017 में भी जो महागठबंधन की सरकार थी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक्सप्लेन किया इसके बारे में कि 17 में जो इन्होंने छापा मारा और बोला 8,000 करोड़ का इनका लेन देन है, मॉल है, ये है, वो है, अब तक उन चीज़ों को उन्होंने साबित नहीं किया। बस इन लोगों का एक ही मंशा है कि सरकार को कोशिश करके गिराया कैसे जाए, क्योंकि भाजपा जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दे होते तो मैंने मुकेश सहनी का मैं बयान सुन रहा था कि जब जब अति पिछड़ा गरीब गुरबा का नेता उठने का कोशिश करता है तो ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इनके साथ ही ईडी हैं, सीबीआई हैं, जिसका ये बुरी तरीके से दुरुपयोग, जब भारतवर्ष में इतना कड़ा दुरुपयोग किसी के कभी सीबीआई ईडी का नहीं हुआ होगा जो आपने देखा होगा। तो ये चाहते हैं कि सरकार गिरे और फिर हम यहाँ लूट मचाएं। इनका कोई मुद्दा नहीं है। इसमें बीच में आपको रोकना चाहेंगे, एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि बीच में भाई वीरेंद्र जो हैं, भाई वीरेंद्र ने कुछ एक बात कही है कि मैं कोई प्रस्ताव लाना चाह रहा हूं, आपने सुना होगा उनका इंटरव्यू, तो वो कौन सा प्रस्ताव है? वो कुछ बोल रहे थे किस तरह का प्रस्ताव मैं लाना चाह रहा हूँ, सीबीआई वगैरह जो प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने सदन के अंदर माननीय अध्यक्ष से ये रिक्वेस्ट किया कि जैसे 9 राज्य में है कि अब बेगर मुख्यमंत्री के आदेश के आप ईडी और सीबीआई का छापा नहीं मार सकते हैं। जैसे मैंने बंगाल वगैरह में है, ममता बनर्जी लोगों ने खरीदेरा था, बेगर पूछे हुए उन्होंने वो छापा मारने की कोशिश करते हैं या घुस जाते हैं। तो भाई वीरेंद्र ने ये मांग किया है और हम लोग भी चाहते हैं कि ये आम जनमानस के ये आवाज़ है, जो लोग भी गरीब गुरबा हैं, सामाजिक न्याय के लोग मानने वाले हैं या समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग, इनका ये मांग है कि छापा ये कानून बनना चाहिए। अब जब न तब आप तंग करने लगते हैं। मान लिया कि आपने कहा उनकी पत्नी प्रेगनेंसी में है, उस टाइम में आराम चाहते हैं। अब किसी का 15-15 घंटा आप रह जाइए घर में, जिनको डिलीवरी होने वाला है, कितनी परेशानी हुई होगी वही जानते होंगे। तो भाई वीरेंद्र का सही कहना, हम लोग भी यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग का भी अनुरोध है कि आप इस तरह के कानून को पास कीजिए कि बेगर अनुमति के आपके कोई रेट का मामला नहीं हो। तो भाई वीरेंद्र ने यही कहा। तो हम आपको ये कहना चाह रहे थे कि इन लोग का काम है कोई चीज, एक तो इनका हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व करके ये वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने कोई काम किया नहीं। तो मेरा ये कहना है कि आप काम के आधार पर जाइए ना जनता के बीच। अगर आपने काम किया होगा तो आप 24 में खुद ब खुद लौट आइएगा, और काम नहीं किया तो जनता तो मालिक है, जनता जवाब देती है। और अहंकार भगवान को पसंद नहीं है, ये बहुत अहंकारी सरकार है
और एक दो आदमी मिलके इसको चला रहे हैं, बाकी किसी का कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा कर्नाटका के अंदर 8 करोड़ या 10 करोड़ रुपया एक विधायक के बेटा के यहाँ से बरामद हुआ, उसका कोई भी न्यूज़ दिखाने वाले लोग नहीं हैं, और यहाँ झूठ फूस का खबर चलाकर, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। 24 में इनकी विदाई तय है कि चाहे जितना भी ईडी सीबीआई का छापा मार ले। जैसा आपने ट्रेंड चलाया है कि तेजस्वी झुकेगा नहीं, एकदम सही आपका कहना है कि झुकेगा नहीं। और हम लोग भी लगातार 2005 से लगातार विपक्ष में हैं और हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी जनता के बीच जाके बता रहे हैं, और जनता भी बखूबी समझ रही है कि एक ही परिवार में, और इनके जितने भी राज्य में सरकार है भाजपा की, तो वो लोग दूध के धुले हैं, उनके यहाँ कोई रेड नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो साफ अब दिखता है, चूंकि 17 में आपने रेड मारा, सरकार गिर गई। जो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा भी कि 17 का कार्रवाई तो आपने आज तक नहीं दिखाया, बोला ये मिला वो मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए ये इनका चलने वाला नहीं है। 24 में आए जनता के बीच, अपने काम के नाम पर ले। इन्होंने जैसे कहा रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, तो 20 करोड़ तो रोजगार ऐसे ही है। और रिपोर्ट है सदन में, कोई माननीय विधायक बोल रहे थे कि 7 लाख के कुछ अभी तक नौकरी इन्होंने 9 साल के अंदर किया है। तो जनता तो पूछेगी, इसलिए जनता के समस्या को भटकाने के लिए ये लोग रेड मारने का काम करते हैं, लेकिन ये काम नहीं आएगा। नहीं तो इसमें मैं कुछ रोकूंगा आपको। जी जी। मैं अभी मतलब पार्टी बेसिस से हट के, चूंकि मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं चूंकि मैं भी तो राजद का ही आदमी हूं, लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूं कि ये भी तो उनका काम है, ये भी तो जो सीबीआई को उन्होंने लगाया पीछे, तो ये उनका काम है, वो बदनाम करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ जुड़ाव इस तरह का है। आखिर आरोप हमारे ऊपर ही क्यों लगते आ रहे हैं? हमारे ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं और जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, अगर साबित नहीं होता है तो फिर हम उस तरह से क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? देखिए, चूंकि मैंने आपको पहले ही भी, इससे पहले मैंने बताया है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं। अगर सच्चाई होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017 में जो इन पर रेड पड़ा है, तो ये तो साफ दिखता है ना। 24 जगह माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे नेता ने कहा कि हमारे 24 जगह छापा पड़ा है, और ये मामला 2004 से 9 तक का है, जब माननीय रेल मंत्री थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी। भारतवर्ष में पहले ऐसे वो रेल मंत्री थे जिन्हें रेलवे को काफी मुनाफा पहुंचाया। तो बोले कि हमारी 4-5 बहनें की शादी जो है 2012 के बाद हुई है, और अच्छे अच्छे घरों में हुई है। तो ये तो साफ जग जाहिर है कि सत्ता का दुरुपयोग, और हमेशा सत्ता का दुरुपयोग लोग करते आए हैं केंद्र में। और लालू यादव को घेरो, गरीब के बच्चा को घेरो, इस टाइप का माहौल तो बने रहता है ना, पंचायत से लेकर आप राष्ट्रीय स्तर तक। तो जो गरीब का बच्चा है उसको बहुत मुश्किल है राइज करना या आगे जाना। अब जनता चाहती है, उसको घेर के आप परेशान करना चाहते हैं। तो पार्टी ने तो मजबूती से अपनी बात रखी। 17 में हुआ, फिर कोई बीच में छापा पड़ता तब ना उसका लोग डिफेंड करता। हाँ, तो कहीं मतलब ये चीज है जाहिर की जो लोग उस तरह के आ गए हैं जीत कर, जैसे लालू यादव ने एक आवाज बुलंद किया, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ने आवाज बुलंद किया था और आगे आए थे और यहाँ के जननायक भी बने। उसी तरह से लालू जी भी जननायक हैं यहाँ के कर्पूरी जी के बाद, और काफी उन्होंने आवाज उठाई है और गरीबों का काफी भला किया। ये तो जग जाहिर है, हर जगह की रिपोर्ट भी है और लोगों ने देखा भी है। और तेजस्वी यादव जी भी कम उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इस वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। या ये भी हो सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन उसके पहले कुछ बदनामी इनके सर आए, या उस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं, या इनका जो आईटी सेल है वो इस बात को लगातार भुनाएगा कि देखिए आखिर चोर पैमाने तभी तो इनका छापामारी हो रहा है। कहीं ना कहीं ये साजिश के तहत इस तरह किया जा रहा है। आपका कहना दुरुस्त है कि ये बिल्कुल साजिश के तौर पर बीजेपी और उसके जो लोग हैं और उसके जो आरएसएस के और उनका जो आईटी सेल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाना चाहता है या बताना चाहता है लोगों में और सोशल मीडिया के द्वारा कि भाई आखिर ये कुछ न कुछ गलत कहीं ना कहीं पर है, तभी तो छापामारी हो रही है। तो अब तक जो छापेमारी, माननीय विधायक शाहीन जी ने कहा था कि 2 बार छापेमारी हो चुकी है, इसके पहले भी तेजस्वी यादव जी के यहाँ, और कहीं कुछ नहीं निकला है, उसके रिपोर्ट में भी कहीं कुछ नहीं है। टीवी पर उनका बयान चल रहा था बहस, तो वो भी आपने सुना होगा। उसके बाद भाई वीरेंद्र ने भी कहा, तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा, अबू दुजाना के यहाँ जो छापेमारी हुई है जिसमें वो लेटरिन का जो वो हौज था उसको भी खोदा गया। अब बताइए उसमें से क्या निकलना था। एक सज्जन तो कह रहे थे कि उसमें से गैस निकले जिस पर चाय बनाएंगे मोदी जी। देखिए, ये जो भाजपा का जो आईटी सेल है ना, इनको पता है कि ये 24 का चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं, इसलिए कि जैसे यहाँ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो हमको तो लगता है कि 40 में 40 सीट महागठबंधन लाएगी।
माने जिस हिसाब का इन लोग का वोट बैंक है या जिस तरह से इन लोग का माहौल बना हाँ हुआ हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं, लेकिन अभी जो माहौल है, हाँ जो समीकरण के आधार ये पर, तो समीकरण के आधार पर तो 40 ही लोग यहाँ कम कर देंगे, बंगाल में कम कर देंगे, झारखंड में कम कर देंगे, कुछ यूपी में भी नीचे ही आएंगे। तो इनको एकदम डर सा, साउथ में तो इनका कुछ है नहीं कि वहां कुछ ही लगा पाएंगे सीट माने जीतने में। तो इसलिए बस सीधा दिखता है। और जब जब गठबंधन में शामिल होते हैं नीतीश कुमार, तब तक छापा पड़ता है। चूंकि नीतीश कुमार बैलेंस है, जिधर रहेंगे उधर ही ज्यादा सीट आएगा। तो इस वजह से ही माने सीधा सीधी छापे का है। और 2004 से 9 केस बंद हो चुका था, केस को फिर खुलवाया गया। तो ये सब बात माने आम आवाम जो है वो समझ रही है, भक्त छोड़ के। जो भक्त है उनको आप नहीं समझा सकते हैं। हाँ जो अंधभक्त हैं, वो नहीं समझ, वो अंधभक्त हैं या अंधभक्त हैं, जो भी हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं और समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह का लगातार जो है उनके द्वारा गलत प्रचार किया जाता है हमारे माननीय नेता के बारे में। और अभी हम दिल्ली गए हुए थे तो आपके काफ़ी क्लोज मित्र जो है नौशाद मियां साहब से मुलाकात हमारी हुई थी और आपको काफ़ी दुआएं उन्होंने दी हैं, दुआओं से नवाजा है कि आप काफ़ी आगे बढ़ें। और फिलहाल हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और आगे नई चर्चा के लिए फिर दूसरे दिन हम लोग अब कुछ और नेता को एकजुट करेंगे यहाँ पर और चर्चा विस्तार से होगी। सिर्फ राजद के नेता नहीं रहेंगे, उसमें दूसरे पार्टी के भी नेताओं को मैं दावत दूंगा, जदयू के नेता रहेंगे और बीजेपी के भी नेता रहेंगे। धन्यवाद।